हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 10 में गणित के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इस अध्याय को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है कि हमें और आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी हो, लेकिन हाँ, पढ़ने में इसको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हंसी और खुशी के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के संबंध में एक गणितज्ञ जिनका नाम है J.F. हर्वाट, इन्होंने कहा कि देयर इज द परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपीज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्राइग्नोमेट्री। इसका मतलब ये है कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो इसका मध्य स्थान ले सके। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये गणित की एक ऐसी शाखा है जो पूरी गणित में उसका मध्य स्थान ग्रहण करती है। मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसके बिना हमारी गणित अधूरी हो। तो त्रिकोणमिति, हम समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो ये जो त्रिकोणमिति है, इसका इंग्लिश में नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, हम इसे ऐसा लिखते हैं। अभी जो ट्राइगोनोमेट्री है ये क्या है? तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री। अब ये ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गोन और तीसरा वर्ड है मेट्रोन। 3 शब्द हुए। अब ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 3 भुजाओं की माप। अब इसमें क्या है कि इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम किसी भी एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो भी संबंध है उस संबंध का हम अध्ययन करते हैं। चलिए लिखता हूँ। हाँ तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। तो ये थी त्रिकोणमिति। अब हम देख लेते हैं कि हम इसके यूज कहाँ करते हैं, हम इस त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। तो क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक बड़ा सा लंबा सा कोई एक कुछ भी है। जैसे हमने माना एक ये बड़ा सा एक कोई मीनार है, बड़ी सी कोई एक बिल्डिंग है। अब क्या होता है कि इस बिल्डिंग की हमें लंबाई पता नहीं होती, हमें नहीं पता कि ये बिल्डिंग की लंबाई क्या है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बिल्डिंग से हम कुछ दूरी पर खड़े हो सकते हैं। हम यहाँ पर माना कि हम यहाँ पर खड़े हैं। अब जब हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा कि इसके बाद हमको यहाँ से इसके बिल्कुल टॉप को देखना होता है। अब जब उसके टॉप को देखेंगे तो इससे क्या होगा, अब हमें 2 चीज़ें करनी होगी। एक तो ये कि हमें अपनी लंबाई ज्ञात करनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई क्या है, पहले हमको ये ज्ञात करना है। अब इसके बाद हमें अपनी लंबाई तो पता ही होगी कितनी है, तो हम इसे ऐसा बना सकते हैं। अब इसके बाद ये जो लंबाई है कोई एक लंबाई होगी। अब यहाँ से यहाँ और एक ये जो रेखा है इसके बीच का कोण क्या है, हमें इस कोण को ज्ञात करना होगा। हम सबसे पहले इसको निकाल सकते हैं, अपनी लंबाई, हम कितनी दूर पर खड़े हैं हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरा हम ये भी पता कर ले अगर हमारे बीच कोण क्या है, तो बड़ी ही आसानी से हम इस बिल्डिंग की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है इसका दैनिक जीवन में उपयोग। मतलब किसी भी बड़ी बिल्डिंग हो, हम उसकी लंबाई को आसानी से त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका यूज। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इस अध्याय में, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ये जो अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होगा। तो इस अध्याय में हम केवल और केवल समकोण में भुजाओं की मापों का जो अनुपात है वो न्यून कोण के सापेक्ष पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं
कि समकोण क्या है और न्यून कोण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण क्या होता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि समकोण क्या होता है। कोई भी एक 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। ये कोण क्या होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है ये, एक समकोण होगा। अब न्यून कोण क्या है, तो 90 डिग्री से कम का कोण, माना ये कोण क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा किंतु 90 डिग्री से छोटा होगा। ये क्या होगा एक न्यून कोण। तो ये है न्यून कोण और ये है समकोण। अब क्या होता है कि जब किसी भी समकोण में हम यहाँ से अगर एक रेखा खींच देते हैं, एक भुजा और बना देते हैं, तो क्या बन जाता है समकोण त्रिभुज। मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अब एक अच्छी बात ये भी है कि जो समकोण त्रिभुज है इनमें भुजाओं का नाम भी किया जाता है, इनमें भुजाओं का नामकरण भी किया जाता है। तो क्या है वो नाम, तो जो समकोण है 90 अंश का कोण है, इसके बिल्कुल फ्रंट वाले जो भुजा है हम उसको कहते हैं कर्ण। इसका नाम है कर्ण। और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा भी होती है। इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी यही होती है कर्ण। शेष दो भुजाएं बचती हैं, शेष दो भुजाएं बचती हैं। अब इनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या होता है कि इनका नाम जब करते हैं अपन, तो हमें देखना होता है कि न्यून कोण हम किसको ले रहे हैं, हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अब जिस एंगल को लेंगे उसके आधार पर हमें इन दोनों का नाम देना होगा। तो अब अगर हम इसको लेते हैं, हम चलिए इसका नामकरण कर दे पहले ए बी और सी। अब अगर हम न्यून कोण सी लें, न्यून कोण सी से इस कोण से अपना जो ये सामने के फ्रंट की भुजा है इसका नाम क्या होगा लंब। ये हो जाएगी लंब। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। न्यून कोण सी से ए बी क्या होगी, ए बी बराबर हम इसे लंब रखते हैं, इसका नाम क्या है ए बी। ये क्या बन जाएगा लंब कोण न्यून कोण सी के सापेक्ष, सी के आधार पर। अब ये सी से जो संलग्न भुजा है ये इसके सम्मुख भुजा है। लंब क्या है, न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा लंब है। लंब क्या है, कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा। अभी कोण सी से जुड़ी हुई एक नीचे वाली जो भुजा है कौन सी है, बी सी। इसका नाम क्या होता है आधार। अब ये क्या है, तो कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा। मतलब कि कोण सी के सामने की भुजा ये लंब होगी और इससे जुड़ी हुई ये जो भुजा इसको बोलेंगे संलग्न भुजा। ये क्या कहलाएगा, तो ये आधार कहलाता है। तो ये हो गया कोण सी के आधार पर इन दोनों भुजाओं का नाम। ये क्या बन जाएगी आधार। अब अगर हम ये वाला लेते हैं एंगल, अब अगर हम ये वाला एंगल ले, एक को ले ले, तो अगर हम ये वाला कोण ले लें तो कोण ए से हम देखते हैं कि आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। तो इस कोण ए की जो सम्मुख भुजा है ये BC, तो BC क्या हो जाएगी इस बार लंब हो जाएगी, क्योंकि BC क्या है कोण ए की सम्मुख भुजा। और जो कोण ए से संलग्न भुजा ये वाली है AB, ये क्या कहलाएगी, इसका नाम होता है आधार। तो आधार क्या है, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो ये था समकोण। समकोण क्या होता है, एक 90 अंश का जो कोण है वो क्या कहलाएगा समकोण, और 0 से लेकर के 90 के बीच का जो कोण होगा उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज क्या है, तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का, वो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। शेष जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। अब इन सभी भुजाओं के नाम भी होते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी भुजा है मीन्स 90 डिग्री की जो समकोण है, समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है।
शेष जो 2 भुजाएं बचती हैं उनका नामकरण हम न्यून कोण के आधार पर करते हैं। अब यदि ये वाला कोण लेते हैं कोण सी, तो न्यून कोण सी से क्या हो जाएगा, जो ए बी है ये सम्मुख भुजा कोण सी की सम्मुख भुजा विलंब बन जाएगी, और कोण सी की जो ये संलग्न भुजा है वो क्या बन जाएगी, आधार। अब अगर हम कोण ए लेते हैं, न्यून कोण ए से लेते हैं, तो इस न्यून कोण ए से जो बी सी है ये वाली, ये इसकी सम्मुख भुजा है, कोण ए की सम्मुख भुजा है, इसलिए क्या कहलाएगी, लंब, और जो इसकी संलग्न भुजा है वो बन जाएगी आधार। तो ये था समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और समकोण। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो अब क्या है कि इस अध्याय में हम इसी त्रिभुज में हम इस न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के मापों के बीच का जो अनुपात है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके अध्ययन को हम त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। तो हम और इसी के साथ हम पढ़ेंगे इस त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं, जिन्हें हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। तो अब अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों की, शेष जो भी आगे होगा तो उसकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को पुनः से रिवाइज कर लें, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और आप कमेंट ज़रूर करें कि आप वीडियो देखते हैं, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।